नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी की टारगेट प्रीलिम सीरीज में आज हम लोग सेशन 3 करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पहले 2 सेशन से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिले होंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने को मिले होंगे जो आपकी प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। तो उनको अलग से लिख के उनके नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहिएगा। उनसे जुड़े जो भी प्रश्न है उसको मैक्सिमम लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। आज हम लोग सेशन 3 को देखते हैं कि अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं या पहले के जो टॉपिक्स हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, अभी पहला टॉपिक मैंने इंडियन रिवर्स उठाया। आपको पता है रिवर्स के बारे में भी यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां तिब्बत में निकलती हैं और अपने ऊपरी इलाकों में संकरी और समानांतर पदवर श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र, स्पेशली ब्रह्मपुत्र की बात करना है, भारत में बहने के लिए अपने मार्ग में यू मोड़ लेती हैं। यह यू मोड़ किस कारण से है? यह यू आकार का जो आपको बैंड दिखता है वो क्या है? आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, इसको लगाने का प्रयास करिए। जब तक हम लोग थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में देखते हैं। ध्यान से देखोगे आप कि आपको ये सैंगपो नदी दिख रही होगी यहां पर। तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र इस तरीके से निकल के आप देखोगे यहां से इस तरीके से, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, जैसा मैंने डायग्राम बनाया, आप देखोगे ऐसा यू शेप में एक बहुत तीव्र मोड़ लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहां पर जो बेसिक चीजें हैं वो लिखता भी जा रहा हूं। मानसरोवर जो लेक है, ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है और बेसिकली मानसरोवर में भी आप देखोगे यहां पर कई सारे ग्लेशियर्स हैं। तो चेम युंग डुंग ग्लेशियर्स, क्या नाम है इसका? चेम युंग डुंग। ये जो ग्लेशियर है यहां से इसका उद्गम होगा, इस ग्लेशियर से ये निकलती है और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। अगर कभी ये प्रश्न आएगा कि ब्रह्मपुत्र भारत में किन 2 राज्यों में इसका फ्लो होता है, बहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा केवल 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश और असम, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। केवल 2 राज्यों से इसका ये निकलना इसका होता है। फिर आप देखोगे चेमयुंग डुंग ग्लेशियर के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले क्या इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है? नहीं, इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये एंटर करेगी, अब इसमें कई सारी सहायक नदियां अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इसमें जुड़ जाती हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दिहांग, फिर यहां पर आएगा दिबांग और यहां पर आएगा लोहित। पहले भी प्रीलिम्स में प्रश्न बन चुका है। कैसा प्रश्न आया था? इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो आपको सहायक नदियां भी पढ़नी होंगी और गंगा ब्रह्मपुत्र का पूरा रिवर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना होगा। रिवर सिस्टम पढ़ने का मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें आपको ये चीजें पढ़नी होंगी। जैसे आप इसकी डायरेक्शन देखो जरा, ब्रह्मपुत्र यूं आ रही है और इस डायरेक्शन को आप देख पा रहे हो, यूं करके यूं बांग्लादेश में एंटर करेगी, तो ये डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, इस डायरेक्शन का मतलब हुआ राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों तरफ की आपको नदियों को देखना पड़ेगा कि इसके राइट हैंड साइड में कौन सी सहायक नदियां हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी सहायक नदियां हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि लोहित, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये ब्रह्मपुत्र को अगर देखोगे तो लेफ्ट से आके यहां पर ऐड होती हैं। असम में आओगे तो इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी ऐड होती है, इसका नाम है धनश्री। सुबनसिरी भी ऐड होती है, मगर सुबनसिरी की जब बात करते हैं तो वो इधर से ऐड हो रही है। ठीक है ना, सुबनसिरी इसकी नदी है। इसी तरीके से आप देखोगे असम में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है माजुली, माजुली आइलैंड, और वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहा जाता है। तो ये भी इसी नदी पर है। तो ये भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट हैं कि जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो उसका क्या नाम होगा, गंगा से मिलने के बाद उस धारा का क्या नाम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से इस प्रश्न को देने का मतलब ये हो गया कि रिवर्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। अब कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि भाई हम ये जो मैपिंग है इसको हम रिवर्स ऑफ इंडिया की तरह कैसे हम पढ़ें। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। रिवर्स ऑफ इंडिया की जब पढ़ने की बात आएगी ना, तो आप इसको 2 भाग में डिवाइड करो। एक भाग में आप लिखो हिमालय वाली नदियां और दूसरे भाग में आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां। तो अपना एक दिन केवल हिमालय की नदियों को दीजिए। हिमालय में भी आप देखोगे
जो गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करेंगी। बाकी जो पंचनद है वो सारी नदियां आ जाएंगी अरब सागर में, तो इसको अच्छे से कवर करिए। उसके बाद जब आप दक्षिण भारत में आएंगे ना, तो दक्षिण भारत को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, आपने देखा, और दूसरी जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, और इन सबकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करके करेंगे ना, तो आप अच्छे से इंडियन रिवर्स को कवर करेंगे। इसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, जब हम माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, पर्वतों के बारे में, तो इसमें भी ऐसे ही करिए। एक पूरा दिन रखिए, हिमालय के पर्वतों को अच्छे से पढ़िए, उत्तर भारत के पर्वतों को अच्छे से पढ़िए। दूसरा दिन अपना रखिए मैपिंग में, जिसमें दक्षिण भारत के, यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश को भी उठा लेते हो तो दक्कन का पठार से आप उठा लो, और पूरा दक्षिण भारतीय पर्वत श्रेणियां ये एक दिन का लिए सेपरेट रखिए। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करके करोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपकी मैपिंग इंडिया की कवर होगी। ठीक है, चलिए वापस अपने प्रश्न पर आते हैं। तो इसका ऑप्शन है यहां पर जो हिमालय का अक्षांशीय मोड़ है ना, यहां पर हिमालय भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसी कारण से ये क्या करती हैं, यू बैंड का मोड़ बनाती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, बी। सेकेंड देखते हैं, कुछ आपके सामने कथन दे रखे हैं, कौन से कथन सही हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र होता है, केंद्र यानी कि भूकंप की ये बोलते हैं क्या, ओरिजिन, उत्पत्ति, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और पृथ्वी की सतह का ऊपर का स्थान जहां पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, जहां पर हमें फील हो रहा है, उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। सक्रिय वलित हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। सोच के देखो, अगर भारत के मैप को ध्यान से देखो तो यहां पर विशाल हिमालय है। अगर ये हिमालय यहां पर नहीं है, हिमालय की रचना अपने आप में बताएगी वलित पर्वत है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई हैं, तो उनके अवसादों से यहां पर हिमालय का निर्माण हो गया। इस कारण से ये बोल रहे हैं कि भारत जो है वो भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के महाद्वीपीय टकराव से हिमालय में भूकंप के लिए प्रमुख कारक है। इसको वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिए। अब आप देखिए जरा मैप को ध्यान से, यहां पर आप देखोगे भारतीय प्लेट जो दिख रही है आपको, इतनी बड़ी भारतीय प्लेट, ठीक है, और यहां पर आप दिख रही यूरेशियन प्लेट। ये भी कैसी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल। भारतीय प्लेट भी कैसी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल। दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, आप इस तरीके से समझिए इसको कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो इसमें अभिसारी प्लेट सीमांत जो बन रहा है, अब इसमें दोनों प्लेटें हल्की हैं। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटें ग्रेनाइट या एंडेसाइट वगैरह से बनी है। ग्रेनाइट या एंडेसाइट से बनने का मतलब होता है बहुत लाइट वेट है, तो इसमें भारी प्लेट का हमेशा क्षेपण होता है, तो इसमें से किसी प्लेट का क्षेपण नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो यहां पर आप देखो कि दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा दबाव बना रही हैं, कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर जाएगा, मगर कोई अंदर जा नहीं पाएगा। तो जब अंदर जा नहीं पाएगा तो हल्का सा बेंड होंगे और एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी। तो यहां पर जो ये अवसाद होंगे, इन्हीं में क्या होगा, वलन की घटना होगी। भाई जब आप यहां पर संपीड़न बल लगाते हो दो पृष्ठों से, तो बीच का पृष्ठ उठता है कि नहीं उठता है, तो ऐसे ही हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। खैर वो बात की बात है, अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि इन दोनों प्लेटों के टकराव से हिमालय हुआ। अब ये जो प्लेट का आपको बाउंड्री दिख रही है, तो जब भी प्लेटें मूवमेंट इनमें होगा, तो पूरा ये रीजन जो है यहां पर भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। अर्थक्वेक का बेसिक फंडा है कि अगर आप पृथ्वी को ध्यान से देखोगे तो जहां पर अर्थक्वेक डेवलप हो रहा है उसको हम लोग फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, और जहां पे स्थल में पहली बार वो फील होता है उसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। तो यहां पर ये चीजें उल्टी लिख दी गई हैं, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, केवल 2 और 3। ठीक है, अब भूकंपी तरंगों पे मैंने 2 दिन आपको प्रश्न दिए हैं, भूकंप पे प्रश्न दिया, तो इसको अच्छे से कवर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। खादर नवीन जलोढ़ से निर्मित है, यहां लगभग प्रत्येक वर्ष नदियों के बाढ़ से कई नई उर्वर मिट्टी का निक्षेपण होता है, बाद में इसको बाढ़ का निदान भी कहा जाता है। बांगर यह मैदानी उच्च भाग है जो पुराने जलोढ़ से बना है। जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं, ये पोटाश प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन फास्फोरस कैसा होता है, कम होता है। बहुत आसान प्रश्न है। सॉइल, इससे आपको समझ में आएगा कि आपको इंडियन सॉइल के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। जलोढ़ मृदा की बात करें, काली मृदा की बात करें, लेटेराइट की बात करें, तो अच्छे से कवर करिएगा। अब इसको लगाने का प्रयास करिए।
अब इसमें आपको क्या समझना होगा कि एलुवियल सॉइल जो होती जलोढ़ मृदा, तो हमको पता है कि जितना भी नदियों के आप मैदान देखो, जैसे गंगा का मैदान आप देख रहे हो, तो नदियां जब पर्वतों से इस तरीके से स्पीड में उनका उद्गम होता है और वो नीचे की तरफ आती है मैदानों की तरफ, तो जिस समय ऊपर से नीचे वो उतर रही होती है उस समय तो उनके पास बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को लेके, कंकड़ पत्थर को लेके आएंगी। मगर जैसे जैसे मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं उनकी स्पीड स्लो होती जाती है, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो पीछे छूटते जाते हैं। उसके बाद जो बहुत चिकनी मिट्टी हो गई या बहुत महीन कण होते हैं उसको लेके आगे बढ़ती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग जलोढ़ मृदा की बात करते हैं या एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ओल्ड और एक होती है न्यू। दोनों को समझो जरा। न्यू की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? न्यू की बात करते हैं तो यहां पर खादर की बात करते हैं। ये खादर है क्या? नई मृदा का मतलब क्या है? नई जलोढ़ मृदा का मतलब क्या है? खादर ऐसी मृदा है, सोच के देखो, यहां पर मृदा है, ठीक है। अब क्या हुआ, नदी के द्वारा यहां पर मान लो नदी के द्वारा बहुत सारा पानी आ गया और यहां पर बाढ़ आ गई, तो जो यहां पर मृदा पहले से बनी होगी वो क्या करेगी? नदी उसको अपर्दन कर देगी, इरोजन कर देगी, नदी उस मृदा को बहा के ले जाएगी। अब ये मृदा कैसी है? उपजाऊ है। तो ये मान लो पॉइंट था ए, नदी उसको बहा के कहां पे इकट्ठा कर दी? पॉइंट बी पे। तो अब यहां पर देखिए, यहां से मृदा उठ के यहां चली गई, तो यहां पर अब नई मृदा का विकास होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं खादर। नई मृदा आती जाती है और जो पुरानी मृदा है उसको नदियां बाढ़ के मैदानों से बहा के कहीं दूसरी जगह ले जाती हैं। जब हम लोग बांगर की बात करते हैं तो बांगर का मतलब होता है जो पुराना जलोढ़ मृदा है। अब यहां पर नदी से बाढ़ आनी खत्म हो गई, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, नदी में जल की मात्रा कम हो गई होगी। जब सोच के देखो, अब यहां पर अगर कोई बाढ़ नहीं आए तो जो यहां पे मृदा बनी है वो बहुत समय पहले बनी होगी, वो आज तक बनी है। तो ये कैसी है? जब नई मृदा बनती है तो उसमें पोषक तत्व बहुत होते हैं, ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है, तो वो फर्टाइल होती है। जबकि हम लोग अगर पुरानी मृदा की बात करें तो उसमें ऑलरेडी खेती वेती सब हो चुकी है, उसके पोषक तत्व अब खत्म हो रहे हैं, वो उर्वरता, इतनी फर्टिलिटी उसमें बची नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि तीसरे की बात करें तो पहला वाला खादर की बात करी तो मैंने आपको बताया नवीन जलोढ़ होता है, बांगर होता है पुराने जलोढ़ से होता है, और जलोढ़ मृदा में पोटाश प्रचुर मात्रा में होता है, फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस वैसे भी आप देखोगे भारत की मृदा में इनकी कमी होती है, तभी हम उर्वरक जो मिलाते हैं वो NPK के फॉर्म में मिलाते हैं ना, तो इसीलिए। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा डी, 1, 2 और 3। वैश्विक पवन प्रणाली, ग्लोबल विंड सिस्टम की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कितने कथन सही हैं, ठीक है। व्यापारिक हवाएं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। अब आज मैंने जानबूझ के आपको एटमॉस्फेयर के 2 से 3 प्रश्न पूछे हैं। उसके पीछे का कारण यह था कि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के PYQ अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता है एटमॉस्फेयर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। व्यापारिक हवाएं सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के तापमान के कारण होती हैं, जिसमें भूमध्य रेखा के पास गर्म हवा ऊपर उठती है और उच्च अक्षांशों पर नीचे आ जाती है। कोरियोलिस प्रभाव जो होता है, यानी कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाओं के मार्ग को विक्षेपित करता है। हवाएं या तो ऐसे घूमती हैं, ऐसे घूमती हैं, जिससे कि वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाईं ओर, दाईं का मतलब है राइट हैंड साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी हवाओं का मतलब है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का दूसरा नाम होता है पछुआ पवने। मध्य अक्षांशों में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रचलित हवाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके सारे ज्योग्राफी के बेसिक्स इसमें कवर हो जाएंगे अगर ये प्रश्न आपने सही कर दिया तो वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए। अब जैसा कि हमने कल देखा था प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, तो हमको पता है 0 डिग्री की जब बात करते हैं तो यहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो टेम्परेचर मैक्सिमम है तो लो प्रेशर है। लो प्रेशर कैसे? कोई भी विंड आएगी यहां रुक नहीं पाएगी, ऊपर चली जाएगी। यहां से कोई हवा ही रुक नहीं पाएगी, ऊपर चली जाएगी। क्यों ऊपर चली जाएगी? गर्म हो जाएगी, स्थल मंडल के टच से, उसके कांटेक्ट में आने से गर्म हो गई, तो इसका आरोहण हो गया, ऊपर जाके कई सारी वायु कलेक्ट होगी और हाई प्रेशर का निर्माण करेगी। तो यहीं पर आप देखोगे, इसी को अगर मैं ग्लोब में दिखाऊं तो 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ है, ठीक है। अब यहाँ से जो पवन आएगी 0 डिग्री पर, और जो यहाँ से पवन आएगी 0 डिग्री पर, इन्हीं को हम लोग व्यापारिक पवने कहते हैं। देखो कैसे ज्वाइंट हो रही है ना, अभिसार हो रहा है, अभिसरण हो रहा है।
तभी तो ITCZ का निर्माण होता है। और ये पवनें उठ के कहाँ जाएंगी? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। यही पवन जब हाई प्रेशर यहां बना रही होगी तो इसको पोल्स के ऊपर, यहां पर ध्रुव है तो ध्रुव में क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्थ मान लेता, तो यहाँ के स्थल मंडल में हाई प्रेशर होगा क्योंकि टेम्परेचर है नहीं। इसके करस्पॉन्डिंग इसके वायुमंडल में कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। इस हाई प्रेशर को ये लो प्रेशर दिखेगा तो इसको भरने चल देगा। ऐसा देखा गया है कि भरते भरते इतनी भारी हो चुकी है ऊपर जाके कि यहाँ 30 डिग्री में ना, 30 डिग्री में ये क्या करेंगी? डिसेंड करेंगी। तो यहां पर कौन सा प्रेशर बनता है? हाई प्रेशर। तो इन्हीं को हम लोग व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। तो अगर पहले कथन की बात करें, यहां पर आप देखोगे तो पहला कथन एकदम सही है। कोरियोलिस बल की जब बात करते हैं तो हमको पता है कि पृथ्वी लगातार घूम रही है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। अभी कोई भी चीज हम लोग वायुमंडल में इस तरीके से फेंकते हैं तो वो विक्षेपित होता है, उसमें कुछ बल काम करता है। जैसे आप देखोगे ये है तो 0 डिग्री या 90 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे कोरियोलिस बल का मान 0 होता है और 90 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम इसका मान होता है। तो ये करता क्या है, जो पवनें बह रही होती है ना, उत्तरी गोलार्ध में पवनों को उनकी राइट हैंड साइड मोड़ता है। तभी आप जरा इस ट्रेड विंड का डायग्राम देखो, ये पवन ऐसे आती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो उसको सीधे आना चाहिए था, मगर सीधे आने की बजाय वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। और वही चीज यदि कोई पवन दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी, है ना। तो यहां पर देखोगे ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अब जब इसमें पछुआ पवनों की बात करते हैं तो देखो मैं उसका डायग्राम बना देता हूं। जैसे यहां पर 30 डिग्री हाई प्रेशर है, 60 डिग्री लो प्रेशर है, तो पवनें कैसी हैं, यहां से इस तरीके से जा रही हैं। ये डायरेक्शन है पवनों का, यानी कि ये डायरेक्शन है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये पश्चिम से पूर्व है, इसीलिए इनका नाम पश्चिमी हवाएं हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी हवा के आगे उसका नाम लिखते हैं ना, तो नाम किसके अनुसार रखा जाता है? जहां से वो हवा आ रही है। तो ये इसका नाम है पश्चिमी हवाएं, तो पश्चिम से आ रही होगी, वेस्टर्लीज है। पछुआ पवन है तो ये पूर्व से पश्चिम थोड़ी ना जाएंगी, ये पश्चिम से पूर्व जाएंगी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? केवल 2, उसमें से कौन कौन से सही है? पहला और दूसरा। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन से कथन सत्य है? कोरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध में हवा को बाईं ओर विक्षेपित करता है। अभी हमने देखा कोरियोलिस बल हवा के वेग के सीधा आनुपातिक होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैं लिख सकता हूं, कोरियोलिस बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ विंड। गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सतह पर हवा सघन होती है, इसलिए इसका दबाव अधिक होता है। अगर ये सतह है और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो यहां पर आप देखोगे, जैसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, तो वायुमंडल में आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना आप हाइट कवर करेंगे उतना जो गैसों की मात्रा है वो कम होती जाएगी। नीचे बहुत सारी गैसेस हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने इन सब चीजों को घसीट रखा, पकड़ रखा है। तो कोरियोलिस बल की जहां तक बात करते हैं तो कोरियोलिस बल हवा को दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घुमाएगा। तो मान ली दक्षिणी गोलार्ध में कोई इस तरीके की हवा चल रही तो लेफ्ट हैंड साइड मोड़ेगा। ठीक है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। कोरियोलिस बल हवा के वेग के सीधे समानुपाती होता है, एकदम सही। आपको याद होगा जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम जब बनती है ना तो इतनी स्पीड होती है कि ये हमारी जो समदाब रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं, जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं भाई? हमने कल भी आपको इसके बारे में बताया था। ये ऐसे ऐसे चल रही है ना। कभी आपने पवन कोई देखी ऐसी चलती हुई? जैसे इस डायग्राम में देखो, ये सब पवनें कैसे चलती हैं? ये अक्षांशों के बीच में चलती हैं, मगर जेट स्ट्रीम अक्षांशों के समानांतर चलती है, ऐसे से करके चल रही है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि ये भू विक्षेपी पवनें ये बनी ही इसलिए, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जो कोरियोलिस बल था इसने इस पे इतना ज्यादा बल लगाया कि इसको, ये पवन सीधे जा रही थी, पूरा ऐसे मोड़ दिया। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड भी ट्रू है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणाली दिखाई देती है। चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि अब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहा है, यानी कि ये टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहा है, या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं जो उच्च अक्षांशों में बनते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि इनकी तुलना में अधिक विनाशकारी होते हैं। अब देखो ध्यान से, जब हम लोगों ने साइक्लोन्स के बारे में देखा तो मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 0 डिग्री लो प्रेशर। अब यहां पर यदि कोई साइक्लोन बनता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जब हम बात करते हैं तो ये केवल और केवल किस पे बन सकता है? सी पर, जल पर, क्योंकि इसके लिए चाहिए टेम्परेचर बहुत अधिक, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। यही टेम्परेचर क्रिएट करता है इंटेंस लो प्रेशर, और यही लो प्रेशर आसपास की वायु को आकर्षित करता है। परंतु ये जो आप चक्रवात देखते हो, इनकी दिशा जो होती है वो किस दिशा में होगी? जिस दिशा में व्यापारिक पवनें चलती हैं। यहां पर कौन सी विंड चलती है? व्यापारिक पवनें। तो ये इसको ईस्ट से वेस्ट लेके आती हैं। तो जैसे ही ये चक्रवात स्थल मंडल पे टच करेगा वैसे ही ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा भाई? आपको याद होना चाहिए, जब ये चक्रवात जल में बना है तो अपनी सारी एनर्जी कहां से ले रहा है? जल से। जलवाष्प ग्रहण कर रहा है, जलवाष्प से सारी एनर्जी इसको मिल रही है, और जैसे ही स्थल मंडल पे आएगा जलवाष्प की सप्लाई रुक जाएगी और यहां पर ये डेड होगा। दूसरा कारण आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पर था लो प्रेशर, जब ये स्थल मंडल में आएगा तो इतनी बारिश कर चुका है कि स्थल मंडल का टेम्परेचर वैसे भी कम हो गया होगा, इतना ज्यादा तो नहीं रहा होगा, गर्मी कम हो गई होगी, तो टेम्परेचर कम हो गया होगा, तो वहां पर हाई प्रेशर बन रहा होगा। तो हाई प्रेशर में कभी चक्रवात बनते हैं? नहीं, ये प्रति चक्रवाती दशाएं होती हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। तो ये तो तय हुआ कि भाई ये स्थल पे नहीं बनते हैं, जल पे बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हुआ तो देखोगे ध्यान से यहां पर कि ये तीनों गलत हो गए। ठीक है, स्पष्ट वाताग्री प्रणाली दिखाई देती है, बोल रहे हैं वाताग्र यहां पर नहीं बनते हैं, यहां पर वाताग्र बन ही नहीं सकते। क्यों? वाताग्र को बनने के लिए दो असमान वायु राशियों का आपस में टकराना जरूरी है। दो अनइक्वल डिफरेंट टेम्परेचर का एयर मासेस को आपस में टकराना जरूरी होता है, तब जाके उनके कांटेक्ट पॉइंट पे वाताग्र बनते हैं। यहां पर तो एक एयर मास जो होगा, जो यहां पर एयर मास होंगे वो सब सेम टेम्परेचर के होंगे, तो सेम टेम्परेचर कभी वाताग्र जनरेट ही नहीं करेगा। आपको वाताग्र यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वाताग्री वर्षा जिसको बोलते हैं, उच्च अक्षांशों में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में से आप देखोगे यहां पर वाताग्र के कारण ही साइक्लोन बन रहा है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र प्रणाली स्पष्ट बात करी जाती है कि वाताग्र प्रणाली देखने को मिलती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया। अतिरिक्त की तुलना में अधिक विनाशकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। इनसे बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर होता है, तो केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ए। अभी देखो, हम लोगों ने एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा था। काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब हमको पता होना चाहिए कि भाई काली मिट्टी का संबंध है बसाल्ट से। किससे संबंध है? बसाल्ट से। और बसाल्ट कहां से आया होगा? मैग्मा के कारण। और ये मैग्मा कैसा होगा? ये मैग्मा होगा क्षारीय, है ना। क्षारीय का मतलब होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कैसी होगी? कम होगी, तो इसका गाढ़ापन कम होगा। गाढ़ापन कम होगा तो वृहद एरिया में, बहुत बड़े एरिया में फैला होगा। अब जो चीज गाढ़ी होगी तो वो तो वहीं पे टिक के रह जाएगी, जो चीज जिसका गाढ़ापन कम है वो काफी दूर तक फैलेगा। तभी आप देखोगे कि जो मेंटल प्लूम से, जब भारत मकर रेखा से और इधर विषुवत रेखा को क्रॉस करके आ रहा था तो एक जगह मेंटल प्लूम मिला। मेंटल प्लूम से जो मैग्मा निकलता था तो यहाँ पर पूरा आप देखोगे बसाल्टिक रॉक का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखोगे उसी रॉक का जब वेदरिंग हुई, अपक्षय हुआ, तो काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा, इसमें क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, जल ग्रहण क्षमता बहुत, क्योंकि इसके जो ग्रेन्स होते हैं ना बहुत फाइन होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जल को सोख लेते हैं, तो अंदर रखते हैं। आप देखोगे काफी ज्यादा स्टिकी होती है। स्टिकी मतलब थोड़ा सा, जैसे आप आटा, गूथा हुआ आटा आपने देखा होगा ना, स्टिकी होती है। तो स्टिकी होने से होता क्या है? अब यहां पर मान लो गर्मी पड़ी, सूरज चमक रहा है, काली मिट्टी है, सूरज की गर्मी से क्या होगा? इस मिट्टी का जो पानी है, इस मिट्टी का जो पानी है उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी सारा वायुमंडल में चला जाएगा। और आप देखोगे जब भी कोई ऐसा गीला पदार्थ होगा जो सूख गया हो, गीले होने के बाद सूख गया हो, तो इस मिट्टी में क्या होता है? दरारें पड़ जाती हैं। कैसी दरारें पड़ जाती हैं?
अब इन्हीं दरारों में जो बीज वगैरह है उसको डाल दिया जाता है। अब जब वर्षा होने वाली होती तो यहां से जब पानी घुसेगा अंदर तो फिर से ये दरारें भर जाएंगी, तो आराम से यहां पर बुआई कर दी जाती है। इनको रेगुर के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं, कपास की खेती के लिए बेस्ट है। उच्च नमी धारण क्षमता होती है, ये भी एकदम सही आंसर है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक पदार्थ अपर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर से वायुमंडल का प्रश्न देखते हैं। क्षोभ मंडल की जब बात करते हैं, इसी को हम लोग ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसी को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। मध्यमंडल यानी मीसोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे तापमान अधिक होता है। ट्रोपोपॉज यानी कि क्षोभ सीमा एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, और इसका तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, जैसे ध्यान से एक डायग्राम से माध्यम से आपको दिखाता हूं। यहां पे इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो यहां पर आपको यहां पर ट्रोपोस्फेयर दिखाई दे रहा है। ट्रोपोस्फेयर की खास बात होती है कि देखिए यहां पर ये चीज क्या है? ये चीज दिखा रही है हाइट बढ़ रही है, और ये चीज दिखा रहा है टेम्परेचर इधर की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप देखोगे हाइट तो बढ़ रही है मगर टेम्परेचर का डायरेक्शन अपोजिट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये है सन से जो हमें सूर्य तप मिलता है, इंसोलेशन मिलता है, वो हमें किस रूप में मिलता है? SWR के रूप में। और पृथ्वी जो सूर्य तप परावर्तित करती है वो किस फॉर्म में करती है? LWR के रूप में। तो हमारा जो वायुमंडल है वो इस SWR को आने देता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, शॉर्ट वेव लेंथ की ये रेडिएशन है, तो बहुत छोटी, तेजी से आते हैं, तेजी से निकल जाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर इनको ट्रैप नहीं कर पाता। मगर जो LWR है इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण जब पृथ्वी वापस करती है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, दीर्घ तरंग विकिरण होते हैं, तो इनको हमारा क्षोभ मंडल क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। अब वही बात है, क्षोभ मंडल की अगर बात करोगे तो गैसेस नीचे बहुत ज्यादा मिलेंगी, इसके ऊपर चलते चले जाओगे गैसेस कम होती जाएंगी। तो जब गैस नीचे ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में अवशोषण होगा, ऊपर कम गैस है तो कम अवशोषण होगा। तो ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो ऐसे करके करके क्या होगा? टेम्परेचर कम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर आप देखोगे पहला वाला स्टेटमेंट सही है। जब हम लोग मीसोस्फेयर की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, मीसोस्फेयर मध्यमंडल जो होता है ना, मीसोस्फेयर में आप देखोगे हाइट बढ़ने पर ना, ये जिस तरीके से ये मीसोस्फेयर है तो ये भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे ट्रोपोस्फेयर करता है। अब आप पूछेंगे इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है स्ट्रेटोस्फेयर में यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर पाई जाती है ओजोन। तो ओजोन यूवी को अवशोषित करती है तो उससे गर्म होगी। तो जितना तुम ओजोन से दूर जाओगे, है ना, यहां पर आग जल रही है, तो जितना हम इससे दूर जाएंगे हमको टेम्परेचर कम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जितना आप ओजोन से दूर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होगा। बट यहां पर देखोगे तापमान अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ट्रोपोपॉज का एरिया वही होता है जहां पर क्षोभ मंडल जो होते हैं वो समताप मंडल से अलग होता है। जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये वाला जो एरिया है जहां पर टेम्परेचर देखो सेम जा रहा है ना, हाइट बढ़ रही मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। देखो ना यार, जैसे ये वाला एरिया, जैसे ये वाला है, हाइट बढ़ रही टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, केवल 1 और 3। 9th देखते हैं, कौन से कथन सही हैं? जेट स्ट्रीम वहां विकसित होती है जहां अलग अलग तापमान वाली हवाएं आपस में मिलती हैं, इसलिए आमतौर पर सतह का तापमान निर्धारित करता है कि जेट स्ट्रीम कहां बनेगी। बिल्कुल सही बात है। कल मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री पर जो हाई प्रेशर है उसके ठीक ऊपर यहां पर लो प्रेशर होता है, वहां पर विषुवत रेखा से ये व्यापारिक पवनें जा रही हैं, यहां से ठंडी पवनें आती हैं, तो ये अलग अलग तापमान की पवनें आती हैं। तो ये कथन एकदम सही है। इसी के कारण जो चक्रवात और प्रति चक्रवात के स्वरूप में परिवर्तन होता है और मौसम में उतार चढ़ाव होता है, जब तक जेट स्ट्रीम रहेगी तो चक्रवात नहीं बनना।
चक्रवात की याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, कोरियोलिस बल होना चाहिए, उसी के साथ साथ जेट स्ट्रीम अनुपस्थित होनी चाहिए। अगर जेट स्ट्रीम उपस्थित है चक्रवात बन नहीं पाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि जेट स्ट्रीम का विस्तार कम ग्रीष्म काल में हो जाता है क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, सूर्य कर्क रेखा की तरफ आ जाता है और उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, हिमालय के उधर चली जाती हैं। जबकि शीतकाल में जो सूर्य है वो उसका दक्षिणायन होगा, तो दक्षिणायन होगा तो जेट स्ट्रीम भी इसी तरफ खींचने आएंगी, ठीक है ना, अधिकतम विस्तार होता है। तो यहां पर सभी कथन सही हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। अब इस तरीके से आप देखोगे पृथ्वी पर 4 स्थायी जेट स्ट्रीम हमेशा फ्लो करती हैं, है ना। 4 स्थायी जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो पृथ्वी पर हमेशा चलती हैं। और 2 जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, जैसे एक बात करी जा रही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट धारा, ये दोनों जेट स्ट्रीम परमानेंट नहीं होती, ये अस्थायी होती हैं। अब देखो हमें पता है, हम पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछने का मतलब यही था कि ये टॉपिक छोड़ के मत जाना, इसको पढ़ लेना। जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं वाला देश किसे मानते हैं, ये आपके सामने ऑप्शंस है। और बहुत सरल प्रश्न मैंने पूछा आपसे, पिछले वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है। हाँ, तो अब इस वाले को अगर आप देखोगे तो आप तुरंत देख के पता लगा लोगे 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में इसकी जिसकी उच्च जनसंख्या होगी, जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी इस एज ग्रुप में, उसको बोलेंगे ये किसी भी देश में क्या है, ये उसकी ह्यूमन पावर होती है, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, है ना, आगे बहुत सारा योगदान कर सकते हैं हर क्षेत्र में जाके। चलो अगला प्रश्न, यहां पर महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं, ओशियन की सैलिनिटी की बात हो रही है, ठीक है। ओशियन की सैलिनिटी जब भी हम बात करते हैं तो हम बात क्या करते हैं कि भाई ये सागर है, ठीक है, समुद्र है, जल है कोई भी, तो अगर तुम्हें पता करना है कि इसकी सैलिनिटी कितनी, इसमें लवणता कितनी, कितना लवण है, तो उसमें उस जल का भार लेंगे और इसमें लेंगे कितना घुलनशील लवण है इंटू 100 प्रतिशत में निकाली जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील लवण, जल का भार इंटू 100, तो ये बताती है महासागर की लवणता। अब अगर आप देखोगे वाष्पीकरण की दर, कोई जल है ऊपर से सूर्य इसको क्या कर रहा है, लगातार गर्म कर रहा है, तो वाष्पीकरण होगा इसका। वाष्पीकरण हमेशा किसका होता है, जल का होता है। कभी आपने सुना है कि नमक का वाष्पीकरण हो जाता है, तो इसमें तो घुला हुआ है सोडियम क्लोराइड 74% से ज्यादा, समुद्र में 78 भी हो सकता है, 70+% में जो NaCl की मात्रा केवल पाई जाती है ना। तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान रखना है। तो जब वाष्पीकरण होता है तो पानी तो वाष्पित हो जाता है, उसमें बच क्या जाता है, लवण। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ लो कि 500 ml पानी लिया आपने और उसमें हम ये कह रहे हैं कि 20 ग्राम आपने नमक डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको टेस्ट कराया जाए कि भैया टेस्ट करके बताइए नमक कैसा है, तो आप टेस्ट करेंगे तो आपको एक सैलिनिटी आएगी S1 आप लिख दोगे। अब मैं कह रहा हूं इस 500 ml पानी को जरा उबालो, तो जब पानी को आप उबालोगे तो पानी की क्वांटिटी तो कम हो जाएगी। मान लो पानी की क्वांटिटी हो गई 350 ml, मगर नमक तो उसमें अभी 20 ग्राम रहेगा ना, तो ये आ गई H2। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि H2 की वैल्यू S1 से ज्यादा होगी। अब अगर ये टेस्ट आपको कराया जाए तो आप कहेंगे ये पहले वाले से ज्यादा नमकीन पानी है, तो इसकी लवणता बढ़ जाएगी। तो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो लवणता को प्रभावित करती है। उसी प्रकार वर्षण की मात्रा, मैं आपसे इसी का उल्टा बोलूं कि 350 ml लिया था, इसको आपको चखा आपने कहा बहुत नमकीन पानी है, फिर मैं इसमें क्या करूं, पानी ऐड कर दूं, 150 मिलीलीटर पानी हमने इसमें और ऐड कर दिया। अब आपको चखाऊंगा तो आप कहोगे हाँ अब थोड़ा सा नमकीन ठीक है। तो वर्षा का मतलब क्या हुआ, वर्षा में होता क्या है, फ्रेश वाटर होता है, उसमें तो लवण जल नहीं होगा ना, क्योंकि भैया जो वाष्पीकरण हो रहा है वो केवल जल का हो रहा है। तो इसी से जलवाष्प बनेंगे, इसी से बादलों का निर्माण होगा, संघनन होगा और पानी नीचे आएगा। तो वर्षा की मात्रा की अगर बात करेंगे तो वो लवणता को क्या करेगी, कम करती है। वाष्पीकरण की मात्रा जहां लवणता को बढ़ाती है, वर्षा की मात्रा वहीं लवणता को कम करती है। पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमा से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 12th प्रश्न देखते हैं, 10 डिग्री चैनल, मैपिंग से संबंधित प्रश्न है। अब 10 डिग्री चैनल का यहां पर आप ध्यान से देखोगे कि ये आपको देखने को मिल रहा है,
यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? पहली चीज तो ये देखो, जैसे भारत का मैप आप देखोगे तो इधर की साइड पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये अगर यहाँ पे ऑप्शंस आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार, तो हमें पता है हमारा आंसर तो यही है, अंडमान एंड निकोबार। 12th का ए आंसर हो गया। अब इसको और ज्यादा टफ बनाने के लिए यहां पर ये पूछ सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि ये बताइए लिटिल अंडमान और लिखा हुआ है कार निकोबार। तो ये भी आपको समझना होगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को डिवाइड करता है। अंडमान निकोबार को तो डिवाइड कर ही देता है, और ज्यादा स्पेसिफिक लोकेशन यदि आपसे मांगी गई है तो इन दोनों का आंसर आप करेंगे। ठीक है, जैसे ये आप देखोगे अंडमान की बात करते हैं तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान, ये 3 मेजर पोर्शन है अंडमान के। निकोबार की बात करेंगे तो कार निकोबार आता है, लिटिल निकोबार आता है और ग्रेट निकोबार आता है। तो इसमें अगर स्पेसिफिक लोकेशन आपको पता करनी है तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए। 13th प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी हवाएं, यानी कि ये वेस्टर्लीज की बात कर रहे हैं, पछुआ पवनों की, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, अब देखो जो हवाएं यहां पे चल रही होंगी वही जो वेस्टर्लीज हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में भी चल रही होंगी। बोल रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध की जो वेस्टर्लीज, दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा मजबूत होती हैं, ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। क्यों? कौन से कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूमि है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। अब ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग वेस्टर्लीज की, पछुआ पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो इनके कुछ स्पेसिफिक नाम आ जाते हैं, बड़े हंसी वाले इनके नाम है। जैसे 40 डिग्री की बात करोगे तो यहां पर आएगा रोरिंग 40s, है ना, प्रचंड चालीसा ऐसे करके, और यहां पे 50 का आएगा फ्यूरियस 50s, है ना। 60 डिग्री पर आप देखोगे नाम आएगा स्क्रीमिंग 60s। तो ये सब नाम क्यों रखे गए? ये सब नाम इसलिए रखे गए, वर्ल्ड का मानचित्र आपको ध्यान होना चाहिए, आपके निगाहों के सामने होना चाहिए। उसमें आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में लैंड मास बहुत है, स्थल मंडल बहुत ज्यादा है। तो जब पवनें चलती हैं ना तो स्थल मंडल में बहुत सारी डिफरेंट स्थलाकृतियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, पहाड़, पर्वत, पठार, तो इन सबसे टकरा के वृक्ष हैं, इन सबसे टकरा के उनकी स्पीड स्लो होती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो वहां पर स्थल मंडल बहुत कम मात्रा में, तो जब पवनें चलती हैं तो फुल स्पीड से चलती हैं, तो कई सारी आवाजें निकालती हुई चलती हैं, तो इतने भयानक भयानक उनके नाम रखे गए, वेस्टर्लीज के नाम है। तो जाहिर सी बात है पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा। कोरियोलिस बल पूरी पृथ्वी पे मेरे भाई एक जैसा रहता है। मिनिमम कहां होता है? अब इसका फॉर्मूला होता था 2u sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू जब 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इक्वेटर पे इसकी वैल्यू 0 होती है। और जबकि अगर पोल्स पे निकालोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 2u sin 90 करोगे तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगी 2u। तो मैक्सिमम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। मिनिमम कहाँ होता है? आपका इक्वेटर पे। बट ये कहना कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है, ये गलत है। तो यहां पर ऑप्शन आप देखोगे तो इसका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल ए। 14th, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं और इसमें आइनोस्फेयर की बात कर रहे हैं। नामक एक परत रेडियो संचार को सुगम बनाती है। अब आइनोस्फेयर भी आप एक बार देख लो। यहां पर आप देखोगे थर्मोस्फेयर को ना, इसी को 2 पार्ट में यहां पर तोड़ा जाता है, इसी में आइनोस्फेयर भी आपको मिलेगा। आइनोस्फेयर का मतलब क्या होता है? यहां पर बेसिकली आयंस होते हैं, यहां पर अब गैसों के बिल्कुल नगण्य मात्र कण रह गए। तो जब नगण्य मात्र कण रह गए तो सूरज की रोशनी जब इन कणों पर पड़ती है तो इनको चार्ज पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है, चार्ज पार्टिकल्स में। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयन। आयन का मेन काम क्या होता है? पृथ्वी से अगर हमको संचार करना हो ना, अब देखो एक तरीका तुम्हारे पास क्या है, मान लो यहां पर एक व्यक्ति ए है, उसको बी को कोई मैसेज भेजना है तो वो डायरेक्ट भेज देगा। अभी एक व्यक्ति सी है, एक व्यक्ति डी है, अगर ए को सी को मैसेज भेजना हो तो वो ऐसे बी के ऊपर से भेजेगा और डी को ऐसे भेजेगा, तो जरूरी थोड़ी ना उसको मैसेज मिल ही जाए। तो हम क्या करते हैं? अपने आयन मंडल की हेल्प लेते हैं। अब ए जो है वो मैसेज भेजेगा आयन मंडल में, वहां पर जो आयन्स है रेडियो तरंगों के माध्यम से वो बी के पास आएंगे, वही सी के पास आएगा, वही डी के पास आएगा। ठीक है, तो यहां पर रेडियो तरंगों के परिवर्तन, यहां पर परावर्तन का कारण बनती है, पहली चीज। अब यहां पर लिखा हुआ है ओजोन की उपस्थिति, यहां पर ओजोन नहीं पाई जाती है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ओजोन समताप मंडल पे पाई जाती है।
रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है, ऐसा नहीं होता, तरंग दैर्घ्य इनकी छोटी होती है, तभी तो स्पीड ज्यादा होती है, जल्दी मैसेज मिलता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन, लाइव टेलीकास्ट, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अच्छा, कौन से सही पूछे गए थे? ओके, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ना तो 1 और ना ही 2। 15th, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। अभी हमने देखा ये, और अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका चरित्र शो करता है? ट्रोपोस्फेयर का, यानी कि शोभ मंडल का। तो ये बोल रहे हैं क्योंकि, बिकॉज, इसका कारण क्या है? वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म किया जाता है। ठीक बात है, ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक होती है। वायुमंडल में आप ऊपर जाएंगे तो गैस, जलवाष्प सब कुछ कम हो रहा है, तो नमी अधिक कैसे हो सकती है? ऊपरी वायुमंडल में हवा कम सघन होती है। जब ऊपरी वायुमंडल की हम बात करते हैं तो ऊपरी वायुमंडल में हम क्या बोलते हैं कि हवा कम सघन है, ठीक है ना, हवा कैसी होती जा रही है? विरल होती जा रही है। मगर ये कोई कारण नहीं है। यहां पर कारण क्या है कि पार्थिव विकिरण के माध्यम से क्या हो रहा है कि वायुमंडल को गर्म करा जा रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये मैंने आपको दिखाया ट्रोपोस्फेयर के बारे में। 16th, इसको बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन। कई बार मैं आपको इंग्लिश इसलिए बताता हूं कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीजें देवनागरी में, इंग्लिश में कभी यूपीएससी पूछ देगा, तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अरे लो, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो कम से कम आपको जो प्रश्न पत्र मिलता है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। तो यदि हिंदी में कोई इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, तो कम से कम उसका इंग्लिश देख लिया करिए, या फिर उसी में देखिए, वो आपको पता होना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई, कौन से कथन सही है? तो एक बार जरा सूक्ष्म सिंचाई की फोटो देखिए आप जब इसकी फोटो देखोगे तो आप देखोगे इस तरीके से यहां पर फुव्वारों के माध्यम से सिंचाई हो रही है। पहले क्या हो रहा है, यहां पर इस तरीके से मेड़ बना दी गई, वहां पर जल आ रहा है, फिर मेड़ों को ऐसे काट दिया गया तो सारा जल यहां पर जा रहा है। अनलिमिटेड मात्रा में जल की सप्लाई हो रही। हरित क्रांति में क्या हुआ? यही हुआ, सिंचाई बहुत ज्यादा मात्रा में कर दी गई। तो एक तो जल का दुरुपयोग हुआ, दूसरा जब बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत देर तक भूमि के ऊपर पानी रहता है तो उस भूमि को सफेद कर देगा, है ना, लवण युक्त भूमि कर देता है। तो पानी को बचाने के लिए, ये सब भूमि का क्षरण बचाने के लिए हम लोगों ने सिंचाई की एक टेक्नोलॉजी निकाली, जिसको हम लोगों ने बोला कि क्या, माइक्रो इरिगेशन करेंगे, सूक्ष्म सिंचाई। इसी माइक्रो सिंचाई की जब बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है स्प्रिंकलर मेथड, जिसको बोलते हैं फव्वारा विधि, और दूसरा आता है ड्रॉप, टपक विधि। स्प्रिंकलर मेथड की जब बात करते हैं तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से स्प्रिंकलर चलते हैं। जो टपक विधि की बात होती है तो इसमें आप देखोगे जो फसल के बीच में ना ऐसे फुव्वारे लगाए होते हैं, और वो यहीं पर फसल की जड़ों में ही पानी और उर्वरक की मात्रा को यहां पर आप देखोगे सप्लाई करते हैं। तो इसमें एक तो जल की बचत होती है, वो भी 30 से 40%, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। उर्वरक की बचत होती है, हम लोग को पता है कि हम उर्वरक में सब्सिडी सरकार देती है, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कितना मिलियन ऑफ डॉलर्स पैसा हम लोग देते हैं उर्वरक की सप्लाई के लिए, तो हम वो भी वहां से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। उर्वरक पोषक तत्वों की हानि को कम किया जा सकता है, जल की हानि को कम किया जा सकता है। शुष्क भूमि की खेती की बात करते हैं तो सिंचाई का एकमात्र साधन है, ऐसा नहीं है, सिंचाई के बहुत सारे साधन है हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि पानी बचेगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल उतना ही रहेगा, नीचे नहीं गिर पाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, रेन फॉरेस्ट बात हो रही, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर हटा दिया जाए, इनको पूरा काट दिया जाए, और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि डिसिडुअस फॉरेस्ट, इनकी तुलना में जल्दी पुनर्जीवित नहीं हो पाएंगे। अगर एक बार वर्षा वन को काट दिया जाए तो आप सोचोगे पर्णपाती वन जितनी जल्दी उग जाते हैं उतनी जल्दी ये उग जाएंगे, ऐसा नहीं है, और इसका कारण आपको देना है। अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि भाई उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की जब बात करते हैं तो आप ये समझ लो कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ ये होता है विषुवतीय रेखी जलवायु प्रदेश। यहां पे टेम्परेचर रहता है बहुत अधिक, वार्षिक आप तापांतर निकालोगे सबसे मैक्सिमम, वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है, अगर औसत वार्षिक वर्षा निकालोगे तो बहुत अधिक मात्रा में निकलेगी। तो यहां पर कैसे पेड़ पाए जाते हैं? घने पेड़, घने जंगल, ऐसे पेड़ एक दूसरे के पास सटे हुए, इन्हीं को वर्षा वन कह रहे हैं। 12 महीने वर्षा होती है, हर दोपहर में, दोपहर के बाद से वर्षा होगी यहाँ पे।
अब यहां पर होता क्या है, ध्यान से सुनना। ज्यादा मात्रा में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, बहुत नाना प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा कारण बता रहा हूं। यहां पर क्या होगा, अब जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। तो यहां पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के बाद मृत होंगे। मृत होने के बाद इसी मृदा में वो गिर जाते हैं। अब अपघटक आपने एनवायरनमेंट में पढ़े होंगे, डिकम्पोजर, इनका काम आता है, वो इनको अपघटक करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को लेके वापस से प्रकृति में मिला देते हैं। तो यहाँ की जो मृदा होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ह्यूमस की मात्रा ट्रक भर के होती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा मात्रा में रेनफॉल। जब यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में रेनफॉल होती है तो ये जो वर्षा का जल है वो मृदा को ना अपर्दित करके बहा ले जाता है। तो जो ऊपर की एकदम फर्टाइल मृदा है वो बह के निकल जाती है। अब आप सोचो, यहां पे मृदा निकल गई, यहां पे जो वृक्ष थे इनको आपने अगर काटा तो इनको बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब उस मृदा का निर्माण कैसे करोगे आप, क्योंकि वो मृदा का निर्माण इन्हीं वृक्षों की टूटी पत्तियों के कारण, जीव जंतुओं के मृत होने के कारण हुआ था। अगर आपने ये वृक्ष काटे तो बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, फिर वहां पर जीव जंतु बचेंगे नहीं, तो उस फर्टाइल मृदा का विकास इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्षा वन में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इन कमी को, और इनको पोषक तत्व बहुत चाहिए, तो उतनी मात्रा में तुम बनाओगे कैसे? तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। 18वां प्रश्न। अब ये आपका होमवर्क है। होमवर्क का मतलब है ये कमेंट आपका चाहिए मेरे को। जितने लोग वीडियो देखेंगे प्लीज कमेंट करेंगे कौन सी खरीफ फसलें, और ये यूपीएससी पीवाई प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने पूछा है क्योंकि कई बार ना तुम हाईफाई टॉपिक्स पढ़ लोगे ज्योग्राफी में किसी भी विषय पे, अब तुम्हें लगेगा अरे रबी खरीफ थोड़ी ना पूछेगा यूपीएससी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये पढ़ के जाइयो कौन सी रबी खरीफ जायद कौन सी होती है जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं। तो इसका जरा कमेंट सेक्शन में उत्तर करके बताओ कि कौन सी है। 19th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन से कथन सही। मॉनसून की बात करी जा रही है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर। अब ये मॉनसून आप देखते हो, दक्षिण पश्चिम मॉनसून इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पवनों की दिशा देख लो जरा, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, पवनों की दिशा कैसी आ रही है? तो दक्षिण पश्चिम हुआ कि नहीं हुआ, जहां से पवनें आ रही हैं। दक्षिण भारत में तो आप देखोगे ये दक्षिण भारत क्या है, अरब सागर से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, तो यहां पे मॉनसून की अवधि लंबी रहेगी। और उत्तर की तरफ जैसे जैसे आप जाएंगे तो अवधि कैसी हो जाती है? घटती जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। यहां पर एक ब्रांच निकलती है बंगाल की खाड़ी की, एक ब्रांच निकलती है अरब सागर की। अरब सागर की ब्रांच हिमालय से टकराकर, नॉर्थ ईस्ट में जब बारिश करेगी तो हिमालय यहां खड़ा हुआ है, हिमालय से टकराकर उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगी। तो जरा ये डायरेक्शन देखो, ये आ रही है कहां से? ईस्ट टू वेस्ट से। तो यहां तो इसको बड़े बड़े जल राशियां मिली थी, तो खूब सारा जलवाष्प इकट्ठा करा था। अब जैसे जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जितना इस पोर्शन में आएगी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। तो यहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? अब देखो, मैं बार बार मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया क्योंकि मैं यहां तुम्हें लिखवाऊंगा। इजराइल, भूमध्य सागर, सिनाई पेनिनसुला, ये जितना भी कंट्री इधर आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट के आसपास, ये आपको रटा होना चाहिए। फिर से देखिए, राफा पे चिंताएं होने लगी कि राफा पे इजराइल अटैक ना कर दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है वर्ल्ड मैपिंग की, बहुत ज्यादा चांसेस है प्रश्न पूछे जाने के। यूक्रेन पे अटैक हुआ था, यूक्रेन पे प्रश्न यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा, तो यूक्रेन को भी अच्छे से पढ़ के जाना। इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन रिपीट नहीं होगा, होगा रिपीट। भूमध्य सागर को अच्छे से पढ़ोगे। अब देखो ध्यान से, भूमध्य सागर को अगर देखोगे तो यहां पर आपको जॉर्डन दिख रहा होगा जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जॉर्डन। 21, फार्मोसा स्ट्रेट की बात हो रही है, जल डमरू मध्य भी इसको बोलते हैं, जिसे ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर को जोड़ता है? ये आपके सामने ऑप्शंस है। चाइना का ये पूरा पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9-9, अब तो 10 लाइन हो चुका है। तो यहां पर आप देखो, ये आपको ताइवान स्ट्रेट दिख रहा है।
ताइवान स्टेट किसको कनेक्ट करता है, किसको जोड़ता है? तो ईस्ट चाइना सी को यहां पर आप देखोगे साउथ चाइना सी से। और कौन से स्थल मंडल को अलग करता है? चाइना को ताइवान से अलग करती है, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेगी और इनको आपस में अलग करेगी। तो ईस्ट और साउथ, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट का मतलब हो गया पूर्वी और दक्षिण चीन सागर, तो बेस्ट ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा थर्ड सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब मेरे ख्याल से आपके पास पर्याप्त ज्योग्राफी को समझने का एक वो मिल गया होगा कि प्रीलिम्स में मेरे भाई हमको कहां कहां हाथ पैर मारने हैं। थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, मगर वो प्रश्न जरूर उठाओ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसपे कभी ना कभी यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। तो मैंने वो सारे टॉपिक्स को टच करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करिएगा, अच्छे से खूब सारी प्रैक्टिस करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और सेशन में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।